Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Engineer Shadeb Akram and you are watching Chemistry Inside by Engineer Shadeb. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। उसको जानने से पहले हम रिलेटिव अबंडेंस के बारे में जानेंगे। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कितनी टाइप्स हैं और वो कौन सी हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके अलावा इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम और एप्लीकेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। अगर आपको एक एलिमेंट का सैंपल दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा आइसोटोप कितनी परसेंटेज है, तो वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है। जैसे कि नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, नियॉन 20, 21 एंड 22। तो ये ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि नियॉन 20 जो है वो 90% है, नियॉन 21 ऑलमोस्ट 0.27% है और नियॉन 22 9.25% है। तो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। तो जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया गया है वो रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी यूजेस हैं जो कि हम इस वीडियो के आखिर में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, उनके एग्जैक्ट मैसेज फाइंड करने का जो अमल है उसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है उस इंस्ट्रूमेंट को मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर दो तरह का है। एक है एस्ट्रॉन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक साइंटिस्ट एस्ट्रॉन ने डिस्कवर किया था, सबसे पहले बनाया था 1919 में, इन्वेंट किया था उन्होंने। और ये आइसोटोप्स के एटॉमिक मास के ऊपर बेस करता था, कुछ इस शक्ल का ये हुआ करता था। जो दूसरा है मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो आपकी बुक में डिटेल में बताया गया है वो डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। इसको भी एजे डेम्स्टर ने 1918 में बनाया था और ये आमतौर पे उन एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि सॉलिड स्टेट में अवेलेबल हों, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसको। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल आपने ये लिखना है। फर्स्ट स्टेप ये होता है हम वेपराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम आयनाइजेशन करते हैं सैंपल की। जब वो आयंस बन जाते हैं तो उनको एक्सीलरेट करते हैं, यानी कि तेज़ करते हैं। ये किस तरह करना है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद उनको लैदा किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जितने भी आइसोटोप हों उनको लैदा किया जाता है। फिर आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल करवाया जाता है जो कि हमें बताता है कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट है। डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। सो वर्किंग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने पढ़ा वेपराइजेशन चैम्बर, यानी जो भी हमारे पास सैंपल होगा एलिमेंट जिसके हमने आइसोटोप्स को जिनकी परसेंटेज या मैसेज फाइंड करने हैं उसको हीट किया जाएगा। ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, इतने हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा कि जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा ताकि वो गैसेस में चेंज हो जाए। उसके बाद ज़ाहिर है वेपर बन जाएंगे जिनका प्रेशर बहुत कम रखा जाएगा, अराउंड 10⁻⁻6 10⁻⁷ टॉर, ये बहुत कम प्रेशर है। उसके बाद वो जो वेपर्स बनेंगे डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, उनको हम आयनाइज करेंगे। आयनाइज कैसे करेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से टंगस्टन फिलामेंट के ज़रिए उसके ऊपर फॉल करवाएंगे, जिसकी वजह से वो जो हमारे वेपर्स बने थे स्टेप 1 में वो आयंस के अंदर चेंज हो जाएंगे। स्टेप 3 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम अप्लाई करते हैं कि जो पॉजिटिव आयन बने हैं उनको हाई नेगेटिव पोटेंशियल जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो वो फिर तेज़ी से मूव करते हैं नेगेटिव प्लेट की जानिब। तो उस वजह से उनकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है और वो एक्सिलरेट हो जाते हैं। स्टेप 4 में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि वो जो पार्टिकल्स जो हैं जो पॉजिटिव आयन आ रहे होते हैं वो लैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको सेपरेट करना हमारा मकसद होता है। सेपरेट होंगे तो हम उनके मैसेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये सेपरेट किस बुनियाद पर होते हैं, उनकी m/e यानी मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर जो है वो फॉल करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। और ये किस बुनियाद पर होते हैं ये हमें मैथमेटिकली फार्मूले से पता चल जाएगा। m/e इज इक्वल टू h²r²/2e, जबकि h है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, e है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और r रेडियस ऑफ द पाथ होगा जो कि पार्टिकल्स फॉलो करेंगे। h और e की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट रखें तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि m/e वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू r²।
इसका मतलब है कि वो पार्टिकल जिसकी m/e वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा। रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है कि वो आगे जाके गिरेगा, उसका सर्कल बड़ा होगा। और जिस पार्टिकल की, जिस आइसोटोप की m/e वैल्यू कम होगी उसका रेडियस कम होगा, यानी वो पहले गिर जाएगा। ये चीज़ हमें इस डायग्राम से भी बेहतर नज़र आ रही है कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्रीम लाइन में सीधे आ रहे हैं। ठीक है जी, ब्लू लाइन आपको सिंगल लाइन नज़र आ रही है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में गुजरने के बाद ये पार्टिकल सेपरेट हो गए हैं। m1 पहले जाके गिर गया, यानी कि उसका रेडियस कम है, और जो m2 है वो बाद में जाके गिरा, यानी कि उसका रेडियस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। अब ये जिस प्लेट पर जाकर गिरते हैं उस प्लेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर। इसका मकसद क्या होता है कि ये पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है। जैसे ही पार्टिकल्स इस प्लेट पर आकर गिरते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आके गिरेंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये करंट के हिसाब से ये क्या करता है, रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करता है, और ये हमें एक ग्राफ देगा। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से पहले हीटिंग कॉइल्स हैं, पार्टिकल्स को हीट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन गन उसको आयनाइज करेगी, उसके बाद ये नेगेटिव प्लेट में से गुजरेगा, फिर देन ये मैग्नेटिक फील्ड में से, और एंड पे ये जाके गिरेगा इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर। इलेक्ट्रोमीटर के साथ फर्दर डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर होता है। डिटेक्टर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, एम्पलीफायर वैल्यू को थोड़ा सा इन्हांस करता है ताकि ग्राफ के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो आ जाए, और रिकॉर्डर हमें ग्राफ देगा इस तरह का। ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये ग्राफ हमें रिकॉर्डर की जानिब से मिलता है। और वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपसे एक ग्राफ शो किया था जो कि रिलेटिव अबंडेंस को ज़ाहिर करता है। ये ग्राफ हमें रिकॉर्डर की मदद से मिलता है। अगर आप वर्किंग एनिमेशन देखना चाहें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आयनाइजेशन चैम्बर में पहले पार्टिकल्स आए, इन पार्टिकल्स की होगी आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स फॉल होंगे और ये आयंस में चेंज होंगे। ये आयंस नेगेटिव प्लेट में से गुजरे, नेगेटिव प्लेट में से गुजरने के बाद उनकी स्पीड चेंज होगी, उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे। मैग्नेटिक फील्ड में गुजरने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि पार्टिकल्स सेपरेट हो। सबसे पहले ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आए, उसकी इस तरह से डिस्प्ले आ गया रिकॉर्डर। उसके बाद ये पर्पल कलर के आ रहे हैं, तो जैसे ही ये डिटेक्टर और एम्पलीफायर में से गुजरेंगे इनकी वैल्यू भी आ जाएगी, और लास्ट पे ये येलो पार्टिकल आ रहा है, इसका भी ग्राफ। तो इस तरह से ये काम करता है पार्टिकल्स का। बेसिकली इसका मकसद है पहले आयनाइज करना, फिर उनको अलहदा करना, और अलहदा करके उनकी वैल्यू को डिटेक्ट करना कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट है। ऑब्वियसली जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी ज़्यादा होगी। सो लास्ट पे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो आयंस हैं वो डिटेक्टर पे फॉल करेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, और वो जो करंट है वो जाएगा रिकॉर्डर में, और रिकॉर्डर हमें इसका जो है वो ग्राफ दे देगा। इसमें एक और काम भी किया जाता है कि सेम एक्सपेरिमेंट को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके भी किया जाता है, ताकि उनका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आए। दोनों के मैसेज को कंपेयर किया जाता है। लास्ट पे जो ग्राफ हमारे पास आता है उसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब इसका इस्तेमाल क्या है? एक इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया कि आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ड्रग्स टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है। फूड कंटामिनेशन, अगर आपको कोई शक हो, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी का अदारा है, तो वो अगर उन्हें चेक करना है कि फूड में कोई कंटामिनेशन है या नहीं, तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स, जो दवाइयाँ कीड़े मार इस्तेमाल करते हैं फसलों के ऊपर, ठीक है जी, उनके जो रेजिड्यू हैं उसको एनालिसिस करने के लिए, और कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 का जो आइसोटोप है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग केमिस्ट्री इनसाइट बाय इंजीनियर शादेब। थैंक यू सो मच।